Good afternoon. लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रॉपर्टी सारी डिस्कस किया था। बीपीपी तो हमारा डिस्कस हो चुका था। केवाईसी से आप लोग को स्टार्ट करना ये आप लोगों ने और देखिए उसमें डाउट हो बताओ के डाउट क्या है।
ये फंक्शन दिया हुआ है, राइट। मतलब एक स्टेटमेंट है, आपको बोला जाता है कि स्टेटमेंट अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax + bx + c = 0 के लिए रूट्स पूछा है कि नो रूट इन 0 to 2, एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 2, ए डबल रूट इन 0 to 2, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर पूरा फंक्शन दोनों तरफ सेम ही है, सिर्फ इतना ही फर्क है, एक तरफ 0 to 1 लिमिट, एक तरफ 0 to 2 लिमिट है। तो अगर इसको मैं ऐसा मान लूँ कि मेरे पास एक f of x है, 0 to x है, 1 + cos raised to 8x into ax + bx + c dx। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या दिया हुआ है, f of 1 का आंसर और f of 2 का आंसर सेम है। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, फंक्शन डिफरेंशियल भी होगा, तभी वो इंटीग्रेशन तक पहुंचा होगा, राइट। ये तो फिर रोलिस की बात चालू हो गई फिर से। रोलिस क्या बोलता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो f of a = f of b अगर कहीं मैच हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा है f of 1 और f of 2 से, तो उसका डिफरेंशिएशन का एटलीस्ट एक रूट उस रेंज में होगा 1 और 2 के बीच में, राइट। इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हट ही जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 1 + cos raised to 8x into ax² + bx + c, करेक्ट। अब इसके रूट्स की बात करें, 1 + cos raised to 8x तो 0 होने वाला नहीं है कभी भी, क्योंकि cos raised to 8x का रेंज क्या होता है, 0 से 1, cos raised to 8x का रेंज क्या होगा, तो उसमें 1 ऐड करोगे तो थोड़ी ना 0 होने वाला है कभी। तो 0 अगर कोई रूट, अगर इसको 0 होना पड़ेगा तो सिर्फ इसी को 0 होना पड़ेगा। इसका एटलीस्ट एक रूट तो कंफर्म हो गया, किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। तो एक्चुअली सही ऑप्शन तो ये होना चाहिए कि इसका एटलीस्ट एक रूट तो 1 और 2 के बीच में ही कंफर्म है। उन लोगों ने 1 और 2 नहीं दिया, यही सोच रहा था मैं, उन्होंने वो क्यों नहीं दिया, उन्होंने फिर ये बोल दिया कि भाई ठीक है, उनका आंसर बी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 2, तो 1 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में तो है, बट सही ऑप्शन 1 से 2 होना चाहिए। बट ठीक है, उन्होंने 0 से 2 दे रखा है, तो यहाँ से उन्होंने 0 से चालू करके 2 तक लिया गया है, इसलिए उन्होंने तो 0 से 2 लिखा होगा। तो ये रोलिंग थ्योरम को सोचना इंटीग्रेशन में दिया है, बट यही है मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स देखिए, मतलब फिर वो कोई भी हो, कहीं पर भी देखिए, आपको सबसे पहले तो रोलिंग याद आना चाहिए, फिर काम नहीं हुआ तो फिर और कुछ सोचो, ठीक है।
क्वेश्चन में ऐसे कोई इंटीग्रेशन या किसी की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को सामने आंसर किसके फॉर्म में दिया हुआ है? ई के फॉर्म में। ई रेस्पेक्ट की सीरीज क्या होती है? इसमें अगर मैं x को अगर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा? ये 1 x को अगर 1 रखोगे तो 1 या 1/0 फैक्टोरियल 1 by 1 फैक्टोरियल 1 स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल तो द सिग्मा, राइट। इसको अगर मुझे सिग्मा के टर्म में लिखना है तो क्या लिखता हूँ मैं? सिग्मा ऑफ 1 by r factorial r start from 0 factorial to infinite, ठीक है, राइट। अब ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप लोग अलग अलग करना ट्राई करो। अरे वैसे क्वेश्चन में उन लोगों ने जो हम लोग सिग्मा ऑफ 1 by n फैक्टोरियल जो बना रहे हैं वो उन्होंने दिया भी है क्वेश्चन के अंदर, तो उससे समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर ई की सीरीज बनानी पड़ती है। ये सिग्मा हर एक के साथ अलग अलग जाएगा। ये सिग्मा जब हर एक के साथ अलग अलग जाएगा तो पहला टर्म देखो, सिग्मा n³ by 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? n³ by n फैक्टोरियल। वो n³ by n फैक्टोरियल में n² अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n²। अब मुझे कुछ भी करके ऊपर तो 1 चाहिए, मतलब कांस्टेंट चाहिए बेसिकली।
अभी n स्क्वायर को हटाना है मुझे, तो मैं ये टर्म ऊपर लाने की ट्राई करूंगा, वो सब आपका पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ सेट करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। जब सेपरेट करोगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिख दिया होगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर n प्लस 1 है, यहाँ पर n माइनस 2 है, तो फिर वापस उस n प्लस 1 को लिखूंगा मैं n माइनस 2 प्लस 3। मुझे ये वाला टर्म ऊपर चाहिए, वापस सेपरेट करोगे तो क्या होगा, इसके नीचे जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 बाई n माइनस 1। ऊपर सब जगह से n स्क्वायर है, मुझे यहाँ तक पहुंचना था। ये हो गया पहला पार्ट। अब उसका सेकंड पार्ट, 2n माइनस 1 के नीचे जब ये लोगे तो 2n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, सिग्मा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल, राइट। अगर इसमें तो आप सेपरेट कर लोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2n बाई 2n फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस सिग्मा ऑफ 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। अलग अलग ही कर लेते हैं, यहाँ से 2n और 2n कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो लास्ट में यहाँ से दो टर्म बचे, सिग्मा ऑफ 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस सिग्मा ऑफ 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, ये लास्ट में आपके पास बचा, राइट। अब यहाँ से फिर आपके नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस करते करते अब आप लोग का n कहाँ से चालू होगा, 3 से, 0 फैक्टर से चालू होगा ना, उससे पहले तो डाल नहीं सकते। अगर यहाँ से 3 से चालू किया तो आप लोगों को पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, 1 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, कहाँ तक जा रहा है, ये तो e बन गया, फिर ये आप लोगों का 3e बन गया, ये आप लोगों का सिर्फ e बन गया, यहाँ तक आया। अब बच्चे वो दोनों, यहाँ पर ये सारे नंबर कौन से हैं, और के फैक्टोरियल, बाजू में सारे कौन से e1 के। अब आप लोगों के पास e की ये सीरीज है, e रेस्ट टू x की ये सीरीज है, तो e रेस्ट टू माइनस x की सीरीज क्या होगी, x रेस्ट टू 0 बाई अल्टरनेट साइन हो जाएगा ना। मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करने से क्या फायदा, सारे और कैंसिल, तो क्या होगा ये e रेस्ट टू x प्लस e रेस्ट टू माइनस x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x रेस्ट टू 0 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो बचेगा सारा। अब इसमें मैं x को 1 डाल देता हूँ, x को 1 डालूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, सारे इवन वाले टर्म होंगे जो ये, तो इसकी वैल्यू, अब x को 1 भी डाला होगा, x को 1 डाला होगा तो क्या बचेगा, ये e प्लस 1 बाई e और ये 2 डिवाइड बाय होगा, तो इसका आंसर आया e प्लस 1 बाई e डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर सारे ऑड है, तो इन दोनों सीरीज को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सारे इवन कैंसिल, सारे ऑड बचेंगे, वो भी कितनी बार, 2 बार, तो इसका आंसर कितना, e माइनस 1 बाई e डिवाइड बाई 1 बाई, ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसमें सारे e को अगर साथ में लूंगा तो क्या होगा, e प्लस 3e प्लस e 5 हो गया, ये प्लस e बाई 2 और ये माइनस e बाई 2 कट जाएगा, तो 5e बचेगा, और क्या बचेगा आपके पास, माइनस 1 बाई 2e, और यहाँ पर भी माइनस 1 बाई 2e, तो माइनस 1 बाई, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, तो कितना बच रहा है हमारे पास,
फाइव ई माइनस वन बाई जो उन्होंने आंसर ऑलरेडी दिया उसके हिसाब से अगर कंपेयर किया जाएगा तो ए कितना आएगा 5, बी कितना आएगा -1, ए आपका 5 हो गया, बी -1 हो गया और सी 0 हो गया। कांस्टेंट कुछ भी नहीं बच रहा है ना, कांस्टेंट कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आप लोगों का ए का स्क्वायर माइनस बी प्लस सी पूछा है, ए का स्क्वायर माइनस बी प्लस सी पूछा है। तो 25 माइनस माइनस प्लस 1 सी 0 है, आंसर इज 26 ऑप्शन में है। आंसर क्या है? तो इसमें बस आप लोग को अलग बना कि किसी ने बना क्यों करा था? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो 2n माइनस 1 मतलब कैसा नंबर है, सिर्फ ऑड नंबर है, और यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर है। मेरे पास ये तो सीरीज है ई रेस्पेक्ट तो सारे पावर है, और ऑड भी है, इवन भी है, सब कुछ है। और मुझे सिर्फ ऑड चाहिए तो मुझे और एक सीरीज चाहिए होगा, या फिर इवन चाहिए तो और एक सीरीज चाहिए होगा। तो और एक सीरीज के लिए हमने x को माइनस x रख दिया जिससे ऑल्टरनेट साइन बन जाए। और फिर अगर मुझे सिर्फ इवन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाले टर्म कट हो जाएंगे सारे ऑड वाले, तो मुझे सिर्फ इवन वाले मिल जाएंगे। तो सिर्फ ऑड वाले चाहिए तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लूंगा तो सारे इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऑड वाले बन जाएंगे। फर्स्ट में 3 सेकंड में 2 से थर्ड में 1। तो फिर इसमें क्या करूँगा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x = x + 0 to π/2 sin x cos y f(5) dy और फिर उसका आंसर उत्तर दे रखा है। अब इस इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन है? y। वेरिएबल कौन है? तो sin x तो कांस्टेंट है, जिसको मैं ले लेता हूँ बाहर। अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दोगे तो देगा तो ये एरिया मतलब कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ k m कुछ भी, तो इसका ये तो हो गया f(x = x + k sin x। f(x) वैल्यू कितनी आ गई? x + k sin x। अब वापस उस फंक्शन में चले जाओ। अरे इस क्वेश्चन की टेंशन कौन है? आपको क्या लगा इस क्वेश्चन की टेंशन कौन है? f(y) टेंशन कौन है? f(y). अब मेरे को f(x) पता है क्या है? अब मैं f(x) अगर पता है तो मुझे फिर f(y) भी पता है। जहां पर भी x होगा वहां पर y रखूंगा, क्या आ जाएगा? y + k sin y। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x + sin x लिमिट इज 0 to π/2। फर्स्ट टर्म इज y cos y एंड सेकंड टर्म इज प्लस k into 0 to π/2, के तो कांस्टेंट होगा, into sin² y dy। तो x + sin x into 0। अच्छा यहाँ पर कौन सा रूल? sin y cos y, तो sin 2y/2 कर देता हूँ। यहाँ पर कौन सा रूल?
प्रोडक्ट रूल बोले यू आई बाई पार्ट कौन यू कौन बी पहले अलजेब्रिक पहला है तो y ऐसे ही cos y का इंटीग्रेशन माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 cos y का इंटीग्रेशन sin y का वापस इंटीग्रेशन प्लस cos y लिमिट 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पर sin बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस cos 2y डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 x प्लस साइन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो तो पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 cos 0 इक्वल माइनस k बाई 2 इसको जब अपर लिमिट पाई बाई 2 रखोगे तो 2 कट cos पाई माइनस 1 बाई 2 माइनस cos 0 1 बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई माइनस माइनस प्लस 1 तो एफ ऑफ एक्स फाइनली हम लोगों को मिल रहा है एक्स प्लस साइन एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 नहीं माइनस के बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस के बाई 2 ये आपका आंसर आ गया। बस कुछ भी करके के ढूंढना है हम लोगों को किसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी के की वैल्यू के हमने किसको ले रखा है 0 से पाई बाई 2 cos y f ऑफ y dy को तो के है हमारे पास 0 से लेके पाई बाई 2 cos y इंटू f ऑफ y dy में पूछ लेते एफ ऑफ आई हमारा ये था एफ ऑफ आई क्या था आपका एक्स प्लस मतलब ये जो था आप लोगों का के की वैल्यू यही आप लोगों का था ना इसी को सोल्व करके हम लोग यहाँ तक आए थे तो के की वैल्यू ये है आपके पास ये है ना के की वैल्यू है ना यही आप लोगों का के का वैल्यू आया तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है तो पूरे का इंटीग्रेशन करो तब पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस के बाई 2 के बाई 2 को शिफ्ट करो के माइनस के बाई 2 इक्वल पाई बाई 2 माइनस 1 के की वैल्यू तो इसके मतलब पाई माइनस 2 के की जगह पर अगर पाई माइनस 2 अगर रख लिया जाए तो x प्लस साइन एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस पाई माइनस 2 तो पाई बाई 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा x प्लस साइन एक्स पाई माइनस 2 डी ऑप्शन डी ऑप्शन जैसे मैं फिर इसको कोई एक कॉन्स्टेंट मान के आगे चल लूँ एफ ऑफ आई तो ढूंढना पड़ेगा
तो ना इसमें ये आप लोगों को जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है ये वाला कि फंक्शन तो पता नहीं है तो इंटीग्रेशन तो करने चले हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड तो पी डैश ऑफ एक्स का पी ऑफ एक्स पी डैश ऑफ 1 माइनस एक्स का पी ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, इसको आपने एक्स माना है तो उसका डिफरेंशिएट भी करोगे और लीनियर टर्म में तो उसको मैं एक्स मान सकता हूँ। और इंटीग्रेशन जब खत्म किया होगा तो दोनों तरफ कांस्टेंट आए होंगे C1 C2 दोनों को मिला के कांस्टेंट C बचा होगा। ठीक है राइट। आपको C की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें काम करके रिलेशन जो दिया उसको यूज करते हैं। P ऑफ 0 इक्वल टू माइनस P ऑफ 1 प्लस C। P ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 1। एक रिलेशन यहाँ से मिला आपको। P1 की वैल्यू भी कर सकते हैं। x को अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू है ना P ऑफ 0 हो जाएगा ठीक है प्लस C। P ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 41, P ऑफ 0 1 दिया हुआ है तो C की वैल्यू 42, C की वैल्यू 42। तो फिर आपको क्या रिलेशन मिल गया P ऑफ x प्लस P ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू 42। अब ये फंक्शन तो नहीं मिला बट किंग प्रॉपर्टी है ना आपके पास। अगर ये आपका I है तो इसमें अगर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो x की जगह पर क्या रखो अब दोनों को ऐड करूंगा तो 0 to 1 लिमिट से मैं तो इसका एडिशन हो जाएगा P ऑफ x प्लस P ऑफ 1 माइनस तो 42 है। 42 का इंटीग्रेशन 42x और x की जगह पर 1 माइनस 0 रखोगे तो 1 ही आएगा तो 2y इक्वल टू 42 तो I इक्वल टू फंक्शन भी ऐसे कर सकते हैं तो पता चलता है तो कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता चलता। और फिर आपकी नीचे की दोनों कांस्टेंट की वैल्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है अब ये वैसे तो देना नहीं चाहिए तो इसमें कोई लॉजिक नहीं कोई कंसेप्ट नहीं है बस आप लोगों को सिंप्लीफाई करना। रूट दे रखा है तो क्या रूट कैसे हटेगा रूट तो घटेगा जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसमें कंजुगेट पार्ट से डिवाइड मतलब वो चाहिए कंजुगेट पार्ट से बट ऊपर भी तो रूट बच जाएगा। रूट चाहिए ही मेरे को तभी तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो रूट में कहाँ से होगा तो रूट कैसे हटेगा कोई पूछे तो क्या बोलेगा कोई भाई तो परफेक्ट स्क्वायर बने मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनता होगा। अब किसी का स्क्वायर बनता होगा तो 2 वाला टर्म होगा मेरा मिडिल टर्म होगा। ये मिडिल टर्म होगा तो √6 मतलब कौन है √3 into √2 है ये 2ab हो गया तो साथ में कौन सा है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 इस 5 को ब्रेक किया होगा 3 + 2 में ये पूरा क्या हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर √3 + √2 बच जाएगा। अब ऊपर आपके पास 4 टर्म है। अब ऐसा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है स्क्वायर की जिसमें 4 टर्म आता हो तो टर्म को कम तो नहीं कर सकता बढ़ा सकता हूँ ऐसा नहीं कि 4 में से 2 कर लोगे 3 कर लोगे राइट। तो अब
ये तो पक्की बात है कि ये किसी का स्क्वायर होगा तो a प्लस बी का तो स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें 3 ही टर्म हो सकते हैं। अब एक ही पॉसिबिलिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगी। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कितने टर्म होते हैं? 6, राइट, टोटल 6 टर्म होते हैं। अच्छा, बाकी जो पीछे वाले जो 3 टर्म होते हैं कैसे होते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b3 प्लस 2ab। और अच्छी बात है कि हर एक में ट्वाइस है, जो 2ab 2bc 2ca वाला है। तो √3 √2 ऑलरेडी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है, उसको कुछ नहीं कर सकता। √6 को क्या लिख सकते हो? √3 तो मुझे समझ में आ गया भाई, यहाँ पर इन दोनों का पेयर चलता है ना, यहाँ पर यहाँ पर ये 2 पेयर है, तो यहाँ पर भी 2 की जोड़ी को दूसरा टर्म नहीं दिया, मतलब 1 होगा, 1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो 6 है वो फिर 1 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है, 6 है, तो ऊपर किसका स्क्वायर हो गया? 1 प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। -1 था तो 1 1 कट हो गया, √2 प्लस √3, नीचे भी √2 प्लस √3 तो कट हो गया, आंसर इज। अब उसमें तो सिंपलीफाई करना है तो परफेक्ट बना लो, किसी को बन कर लो।
ओके, देखिए इस क्वेश्चन में इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0 और फिर बोले कि अल्फा बीटा इसके रूट है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। मतलब इससे मुझे समझ में आएगा जब मुझे दो रूट पता चल जाएंगे तो किसको अल्फा लेना और किसको बीटा लेना वो पता चल जाएगा, राइट। P ऑफ n एक रिलेशन दिया हुआ है कि P ऑफ n जो है वो अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n के इक्वल है। P ऑफ n जो है वो किसके बराबर है, अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n के बराबर है। थोड़ी वैल्यू दिया हुआ है P3 P4 P5 P6। तो लास्ट में पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़ टू 4 प्लस बीटा रेज़ टू 4। क्या पूछा, अल्फा रेज़ टू 4 प्लस। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ये a और b। जब तक a और b मिलेगा नहीं तब तक मुझे रूट्स पता चलेंगे नहीं, रूट्स पता चलेंगे नहीं तो अल्फा रेज़ टू 4 प्लस बीटा रेज़ टू 4 भी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी करके a b ढूंढना है और उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन दी और ये इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है bn इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n, राइट। अच्छा, अगर यहाँ से अगर आप लोग जैसे P3 P4 P5 P6 दिया हुआ है, P3 करते हो आप लोग तो P3 कितना आएगा। अच्छा, अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट है, इसको सेटिस्फाई करते होंगे, इसको सेटिस्फाई करते होंगे तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, a अल्फा प्लस b के बराबर है। अल्फा सेटिस्फाई करते होंगे तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा, उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो a अल्फा प्लस b। बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, a बीटा प्लस b। अगर मुझे अल्फा क्यूब चाहिए तो मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या बनेगा, ये अल्फा क्यूब इज इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a अल्फा प्लस b। यहाँ पर रख लेता हूँ अल्फा स्क्वायर की जगह पर a अल्फा प्लस b, तो क्या होगा ये a इंटू a अल्फा प्लस b अल्फा। अल्फा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस b अल्फा प्लस ab। वैसे हो जाएगा। वैसे अगर मुझे फिर अल्फा रेज़ टू 4 चाहिए तो वापस अल्फा से एक बार मल्टीप्लाई तो जहां पर भी अल्फा स्क्वायर रहेगा वहां पर वापस वैल्यू रख दूंगा, राइट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो रिलेशन दिया हुआ है P3 P4 P5 और P6 इसके बीच में एक कंडीशन बनाने की, मतलब एक रिलेशन बनाने की ट्राई करना चाहिए कि P3 P4 P5 या P4 P5 P6 इनके बीच में अगर कोई रिलेशन बन जाए तो। और हमारे पास ये है Pn इक्वल टू अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n। P3 हमारा क्या होगा, अरे यहाँ से पहले तो एक चीज ये समझ पा रहा होगा, अगर ये सबसे छोटा पावर अगर हम लोग लेके चले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बनने वाला है, P2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू a टाइम, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो गया इनडायरेक्टली P2, और ये क्या हो गया ये P1 हो गया, करेक्ट। एक रिलेशन बना P2 इक्वल टू a P1। अब अगर P3 पे जाओ, तो फिर ये रिलेशन कैसा बनेगा, P3 आपका अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, राइट। P2 आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अगर अब हमें अल्फा क्यूब की वैल्यू आई मेरे पास, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अल्फा क्यूब आया था a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, तो बीटा क्यूब क्या होगा a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा। सब्ट्रैक्ट करो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब P3, a कॉमन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर P2 b कॉमन अल्फा माइनस बीटा P1। अब देखो तो P3 P2 P1 के बीच में रिलेशन है। अब P3 P2 P1 के बीच में जैसा रिलेशन होगा यहाँ पर वही है, P2 इक्वल a P1 प्लस b इंटू P0। तो आप लोगों को मतलब वो इक्वेशन ही नहीं बना होगा, इसलिए आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर b और b कट गया था ना, राइट। तो यहाँ पर आपको कंजुगेट टू
नंबर P1 P2 P3 के बीच का रिलेशन पता चल गया। फिर P4 को क्या लिखूंगा? AP3 plus AP2। F5 क्या होगा? P5 क्या होगा? तो ठीक है ना, हमें रिलेशन मिल गया, उसको यूज कर लेते हैं। P5 is equal to AP4 plus BP3। P5 की वैल्यू है 11√7 आई, P4 की वैल्यू है -3√7 आई, P3 की वैल्यू है -5√7 आई। √7 हर जगह से कैंसल, आई पर हर जगह से कैंसल। 11 इक्वल टू -3 है -5 है, पहला रिलेशन। फिर P6 की वैल्यू, P6 किसके बराबर? AP5 plus P4। P6 कितना दिया है? 45√7 है। P5 कितना दिया है? 11√7 है। और P4 -3√7 है। क्या कैंसल? आई और √7, तो क्या मिला? 45 इक्वल टू 11 है -3 भी आपका दूसरा रिलेशन। एक और दो रिलेशन मिल गए, दो अननोन है, दो रिलेशन है। सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी मिल जाएगा तो मतलब आप लोगों का एग्जैक्टली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और एक बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, राइट, अगर आपको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो आप लोगों को फाइनली फाइंड क्या करना है? α/4 प्लस, मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थोड़ा अजीब ही याद से होंगे, जिस तरह से दिया हुआ है सारे इक्वेशन। तो आपको α/4 प्लस β/4 के लिए इंडिविजुअल रूट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। α/4 प्लस β/4 को कैसे लिख सकता हूँ? α² प्लस β² का होल स्क्वायर माइनस 2α²। β², अल्फा बीटा कितना है मेरा? -b, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? a। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स t बाई है, सम ऑफ फ्रूट्स -b बाई है। तो आपके पास अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा है तो ये वैल्यू तो मिल जाएगी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा मतलब कौन? b, -b, तो -b का स्क्वायर, b स्क्वायर, और b यहाँ से मिल चुका था मुझे इन दोनों रिलेशन, वो डाल दूंगा। अब यहाँ पर α² प्लस β² का स्क्वायर, वो α² प्लस β² को क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा पूरे का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा ए ना, स्क्वायर, ये -b, तो माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आपको ए और बी मिला आउटपुट कर दो। तो Pn इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, उसको यूज करके पहले रिलेशन बना लो आप लोग। इसमें एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है मेरे को सामने, cos² x होगा, सिर्फ cos² तो हो नहीं सकता। cos² के एंगल में sin² पर ये होगा कि cos² के सब पे एंगल होगा, पर क्योंकि अगर यहाँ पर f ऑफ t दिया सामने t कटा नहीं है, तो सॉल्यूशन देखो तो आप cos² t कोई कहीं पर तो t होना चाहिए है ना। अगर यहाँ पर t का फंक्शन तो सामने कहीं पर t होना चाहिए, तो बस वही बच जाता है कि वहीं t हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है और दिया हुआ आपको 0 से लेके π/2 π² dt अपॉन f ऑफ dt, f ऑफ t की वैल्यू क्या होगी? तो पहला काम तो कर लेते, इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा लेते। तो रंजन जी को ट्रिगो दोनों साथ में चल रहा है, x की जगह पर क्या रखोगे?
पाई माइनस एक्स, यहाँ पर पाई माइनस एक्स को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो जो पाई माइनस एक्स रखा उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो दूसरा वाला जो टर्म होगा वो आपका आई बन जाएगा, मतलब एफ ऑफ टी हो जाएगा, उस तरफ भेजूंगा तो 2 टाइम एफ ऑफ टी हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पर पाई माइनस एक्स रखूंगा तो 2 पाई का 2 पाई बाहर ले लेता हूँ, क्या बचा dx अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर। इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन है x, के cos स्क्वायर टी कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, पाई अपॉन cos स्क्वायर टी लिमिट 0 टू पाई dx अपॉन sec स्क्वायर टी, तो sec टी का होल स्क्वायर माइनस sin x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स वाली फॉर्मूला हो गई नहीं, आपको इसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसको अपने लीनियर नहीं ले सकता ना डायरेक्टली, तो एक काम करते फिर अपनी कॉमन नहीं लेते, cos स्क्वायर टी से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेते हैं, cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो ऊपर नीचे 1 बाई cos स्क्वायर x को लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर t इंटू sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x अब किसको t tan x को t, बट आप ले नहीं पाओगे ये 0 और पाई के बीच में डिसकंटिन्यूअस होता है, तो 7 प्रॉपर्टी यूज करूंगा, पहले 7 प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, यहीं से प्रॉब्लम दिखने वाली थी, tan x आएगा तो प्रॉब्लम आएगा, तो किसको t ले लेते हैं, मतलब ये आप लोग का 7 प्रॉपर्टी, इसको ये फंक्शन है 7 प्रॉपर्टी के हिसाब से x की जगह पर क्या रखोगे पाई माइनस 2a माइनस 2a कौन है, तो पाई माइनस उससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आगे जो 2 कैंसिल हो तो वापस 2 आ गया, और ये लिमिट पाई बाई, अब तो मैं tan x को t ले सकता हूँ, अब tan x को t लूंगा तो उसका डिफरेंशियल x स्क्वायर कैंसिल, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ना dt अपॉन, इसको u लो, t ऑलरेडी यूज हो रहा है, du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर t u स्क्वायर, क्या कॉमन यहाँ से u स्क्वायर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या होगा, तो क्या बच गया आपके पास 1 प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर t, अभी sin स्क्वायर t नहीं होना चाहिए तो इधर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई sin स्क्वायर t, और यहाँ पर 1 बाई sin स्क्वायर t, 1 बाई sin स्क्वायर t cosec स्क्वायर t, तो cosec t का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, कौन सी फॉर्मूला, तो 2 पाई sin स्क्वायर t और फॉर्मूला हो गया 1 बाई a इंटू tan इनवर्स x बाई a, ऐसे होगा ना, और इसमें लिमिट 0 टू इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई 2 और 0 की वैल्यू तो 0, tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 बचा, तब क्या हो गया 2 पाई, ये cosec t को 1 बाई sin t लिख सकता हूँ, एक बार sin t कर और इंटू पाई बाई 2, ये 2 और 2 भी कैंसल, तो क्या मिला आपको पाई स्क्वायर बाई sin t, ये किसकी वैल्यू मिली f ऑफ t, ये f ऑफ t की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई sin t, पाई स्क्वायर आपको sin t का इंटीग्रेशन करना है, जो क्या होगा माइनस cos t, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2, माइनस बाहर ले लेता हूँ, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस वहाँ पर तो cos स्क्वायर 3 होना चाहिए, ये और कोई नहीं,
फिफ्थ वाला, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया क्या है, dy dx ऑफ कैपिटल f ऑफ x इज गिवन e रेज़ टू sin x बाय x, है ना, एकदम दिया हुआ है। और आपको बोला जाता है 1 से लेके 4 3 बाई x इंटू e रेज़ टू sin x क्यूब dx का आंसर अगर कैपिटल f ऑफ k माइनस f ऑफ 1 के बराबर है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k क्या होगा। भाई इसके इंटीग्रेशन को मैं कैपिटल F के टर्म में तो तब लिख पाऊंगा जब ये मेरा पूरा ऐसा दिखेगा, ये डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा दिखा इसका इंटीग्रेशन तो मैं उसको f ऑफ x लिख पाऊंगा। तो मेरा सबसे पहला काम तो x क्यूब को t लेना होना चाहिए, x क्यूब को अगर मैंने t लिया तो उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इक्वल टू तो dx इक्वल टू ये 3 और ये 3 x स्क्वायर इंटू x क्यूब को t लिया तो क्या बचा e रेज़ टू sin t अपॉन t, ये तो एग्जैक्टली ये फॉर्म आ गया। ठीक है, मैं पता है कि लिमिट से मतलब के वेरिएबल को मैं चेंज कर भी दूंगा, t को x को फर्क नहीं पड़ता, बट आपने अज्यूम किया तो लिमिट भी चेंज करोगे, x को 1 रखा तो 1 का क्यूब, 1 4 रखा तो 4 का क्यूब 64, राइट। अब 1 to 64 e रेज़ टू sin x बाई अगर x लिख दूंगा तो कैपिटल f ऑफ x हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आप या तो फिर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तरफ रखोगे और ये f ऑफ x था तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो इसका आंसर क्या है, f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1, तो k की वैल्यू 64 है, k होना था नहीं 16। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन कैसे करते हैं, 1 से लेके a ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन करने का तरीका तो एक ही होता है, ब्रेक करना है और कंटिन्यूस नंबर में ब्रेक करना है। ठीक है, अब ये a क्या है ये हमें नहीं पता, ये मे भी इंटीजर हो सकता है, ये मे भी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। अब मैं ये कंसीडर करके नहीं कर सकता हूँ कि a इंटीजर ही है, तो कुछ भी हो सकता है। सपोज एक बार के लिए हम ये मान लें कि एक एग्जांपल के हिसाब से a सपोज मेरा 10.34 है, तब ब्रेक कैसे करोगे, 1 से लेकर 10.34 होगा तो पहला ब्रेक क्या होगा, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर नेक्स्ट ब्रेक 2 से 3 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, उसका नेक्स्ट 3 से 4 3 एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स, तो ये कहाँ खत्म होगा, लास्ट ब्रेक 10 से लेके 10.34, उसके पहले 9 उसके पहले 9 to 10 और सबसे लास्ट ब्रेक 10 से लेके 10.34 ये होगा। ये 10.34 मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया, आप तो वैसे नहीं ले सकते, तो उसके हिसाब से अगर ये ब्रेक देखा जाए तो 0 से 1 से 2 2 से 3 3 से 4, फिर यहाँ पर कौन सा होगा, ये 9 से 10 है, मतलब ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस 1 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, तो ब्रेक तो कंसेक्यूटिव इंटीजर में करते हो ना। अब यहाँ पर 9 to 10 था तो 9 कौन था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 10, तो लास्ट वाला ब्रेक 9 to 10 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस 1 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, और लास्ट वाला ब्रेक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a से लेके a, ब्रेक हो गया। उसका ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हर एक का एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, हर एक का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 ही मिलना है, मतलब 1 ही मिलना है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस 2 टाइम एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस 3 टाइम एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3। अच्छा यहाँ पर 9 नहीं ना, फिर ग्रेटेस्ट ऑफ a माइनस 1 आएगा, 9 to 10 था तो 9 लिख रहे थे, अब आप ग्रेटेस्ट ऑफ a माइनस 1 से लेके ग्रेटेस्ट ऑफ a लिख रहे हो, राइट।
सबसे लास्ट वाला बस लिख लेते हैं अपने। लास्ट वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए से लेके ए का ग्रेटेस्ट की वैल्यू ग्रेटेस्ट ऑफ ए आया होगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ए के साथ क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। और अभी भी आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो ए की वैल्यू रख के देख लेने का, और फिर ऑप्शन में भी एक को पुट करके चेक कर लेने का। यहाँ पर एफ ऑफ टू कितनी बार है, वन टाइम। यहाँ पर एफ ऑफ टू कितनी बार है, टू टाइम। वन टाइम में से टू टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस वन टाइम। एफ ऑफ वन भी एक ही बार माइनस वन टाइम था, एफ ऑफ टू भी माइनस वन टाइम। एफ ऑफ थ्री कितनी बार है, यहाँ पर एफ ऑफ थ्री कितनी बार है, माइनस थ्री टाइम। टू में से माइनस थ्री टाइम गया। हर एलिमेंट कितनी बार है, माइनस वन टाइम। वो माइनस अगर कॉमन ले ले तो हर एक टर्म को छोड़ के कौन सा टर्म किसी के साथ नहीं जाएगा, लास्ट वाला मतलब ये एफ ऑफ ए वाला तो जाएगा आगे वाले टर्म के साथ। तो कौन सा नहीं जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इनटू एफ ऑफ ए किसी के साथ नहीं जाएगा। बाकी सारे के सारे जितने भी होंगे सब में सब सारे माइनस वन टाइम है, सब में से माइनस कॉमन ले लो तो ये आंसर है। ओके फिर cos raised to 10x से डिवाइड cos raised to 10x से डिवाइड करना पहले sin और cos में कन्वर्ट किया 10 और cos को, इसे sin x cos x कट किया और 2 sin x cos x एक बार, तो ऊपर चला गया 4 sin raised to 4x cos raised to 4x, और नीचे sin raised to 10x plus cos raised to 10x, तो सर cos raised to 10x से डिवाइड मतलब 10 का पावर 10 के अगर कुछ हो भी गया तो पावर 10 के टर्म्स में आएगा, कर क्या लेंगे उसको, कुछ नहीं कर पाएंगे।
आपका क्वेश्चन है π/6 से लेके π/4 46 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। π/6 से लेके π/4 dx अपॉन sin 2x into 10⁵x प्लस 4⁵5x। ठीक है, ये sin 2x की 10 के टर्म में फॉर्मूला क्या होगी? 2 10x अपॉन 1 प्लस x मतलब x और x कहाँ जाएगा? ऊपर, तो x ऊपर गया। ये 4⁵5x को लिखा 1 अपॉन 10⁵5। एलसीएम लेंगे तो 10⁻10x प्लस 1 और 10⁵5 एलसीएम का कहाँ जाएगा? ऊपर। वो 2 sin 2x का 2 10x का 1 10x और ये 10⁵5 का कैंसल, 10⁴ बचा। अब 10⁵5x को t 10⁵5x को t लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन 5 10⁴x इंटू ऊपर का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा ऊपर है, कट जाएगा। 1/5 बाहर आ जाएगा, है ना? क्या बच गया यहाँ पर? 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर 2p है तो 1/10 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन 1 प्लस लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो 10⁵5 π/6 1030 क्या होता है? 1/√3 1/√3 का पावर 5 1/√3 का पावर 5 1/9√5 1/9√3 और ये 5/4 था ना, 5/4 तो ठीक है। 1045 1 होता है तो 1 का कोई भी पावर 1 नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन 10⁻t लिमिट 1/9√3 से लेके 1 10⁻1 की वैल्यू 5/4 10⁻1 की वैल्यू 5/4 माइनस 10⁻1 लोअर लिमिट 1 अपॉन 9√3 तो 1/10 5/4 माइनस 10⁻1 1/9√3 ये आंसर। सर 47 में दोनों साइड डिफरेंशिएट लेना नहीं क्या लगाना? हाँ, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके फिर f(t) में 1/2 लेना है क्या सब में। तो पहले तो जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो f(x) आएगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करके फिर उसमें 1/2 डालेंगे। आइडिया आपको f(x) नहीं मिलेगा, आपको पहले तो f(x) मिलेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 46 तो पहला ब्रेक -5/2 से 0 का, पहला पहला ब्रेक -5/2 से 0 का, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माइनस में डालना। नहीं, जो आपको वापस बोलो क्या बोला? पहला ब्रेक कौन सा क्वेश्चन बोलो? 46 में आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? पहले तो ओड इवन वाली लगानी। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन ऑपोजिट हो, तो पहला तो आपके दिमाग में आना चाहिए ओड इवन। वो नहीं हुआ तो फिर बाकी सारी बात है। तो ओड इवन कैसे चेक करोगे? x की जगह पर -x डालेंगे। अब x की जगह पर -x डाला और sin x में भी x की जगह पर -x तो क्या होगा? माइनस sin x। तो क्या लग रहा है आपको? सेम आया या माइनस का डिफरेंस आया? ये कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आपके पास था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस 4 डिवाइड में था, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। ऊपर तो कांस्टेंट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये g ऑफ x है तो व्हाट इज g ऑफ माइनस x? माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
राइट, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस x इक्वल टू -1। तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x। इसको क्या लिख पाऊंगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस और प्लस 4। करेक्ट, तो क्या है ये 4 माइनस 2 तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ साइन। तो देखा जाए तो ये कांस्टेंट की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट अगर नहीं होता या ऐसा कुछ होता कि जिसमें माइनस कॉमन ले तो सेम बन जाता तो काम हो जाता हमारा। तभी अभी डायरेक्टली तो अप्लाई करने पर ये पता चल रहा है कि ये ओड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, ये सेम भी नहीं आ रहा और माइनस का डिफरेंस भी नहीं आ रहा है। तो फिर अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, ब्रेक करना। अगर ओड इवन काम नहीं किया तो क्या बचेगा, ब्रेक करना। ब्रेक करेंगे कैसे, -5/2 से 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो तो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू में ब्रेक हो जाएगा, उसका मुझे टेंशन नहीं, मेरे को टेंशन किसका है, sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का। और रेंज क्या दिया हुआ है -5/2 से +5/2, तो क्या होगा रेंज, x की वैल्यू जब -5/2 से π/2 डालोगे तो क्या होगा, -5/2 से π/2 वाला कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, किसके बीच में रहेगा, -1 से 0 के बीच। और यहाँ पर क्या होगा 0 से 1। तो पहला ब्रेक -π/2 से 0, पहला ब्रेक -π/2 से -π/2 से 0 के लिए ग्रेटेस्ट। अच्छा -π/2 मतलब कितना बनेगा, -1.57। तो मैं कर पाऊंगा -1.57 से डायरेक्टली 0 नहीं कर पाऊंगा, आपको -1.57 से -1 जाना पड़ेगा। दूसरा ब्रेक -1 से 0 जाना पड़ेगा। तीसरा ब्रेक 0 से 1 जाना पड़ेगा। चौथा ब्रेक 1 से 1.57 जाना पड़ेगा, मतलब π/2 जाना पड़ेगा। ठीक है, -1.57 से लेके -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -π/2 से -1 मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन -1 से 0 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। ऑलरेडी +4 दिया हुआ है ना, अलग से +4 है। फिर जब -1 से 0 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 से 0, अभी भी आप यही हो, तो वापस साइन का -1 फिर +4। फिर यहाँ है 0 to 1 में ग्रेटेस्ट ऑफ x 0, 0 to 1 π/2 में साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 1 का ग्रेटेस्ट 0, तो सिर्फ 4 बचेगा। और 1 से π/2 में 1, साइन x का 0 से 1 तो 0 और +4। तो ये तो सारे कांस्टेंट अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देना है। तो पहले ओड इवन नहीं बना तो फिर ब्रेक, फिर कौन सा बोल रहे थे आप, एक बार क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 ये तो पक्की बात है, वो लोग आपसे ये तो नहीं चाहते कि आप इंटीग्रेशन करके तो कोई नहीं कर पाएगा। उनको I2 I1 के बीच में रिलेशन चाहिए, जैसे निकाले। तो ये 1 माइनस x50 उसका 100 है, उसको 100 + 1 फिर बाय पार्ट। और फिर बोलो
1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 का पावर 100 को 101 को, अच्छा 101 को, जो दूसरा टर्म है जिसका पावर बड़ा है, छोटे पावर को तो बड़ा नहीं बना सकते, बड़े पावर को छोटा बनाया जा सकता है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें अगर हम लोग एक बार बाय पार्ट चूज करते, तो बाय पार्ट चूज करोगे तो I1 आपका 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 है, का पावर 100 है, इसका कि ये आप लोगों का u v होना चाहिए, ये आप लोगों का u होना चाहिए। अच्छा, अगर उस तरह से करते तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 का पावर 100, राइट। अब माइनस अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूं, फिर इसका इंटीग्रेशन से अंदर इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है, तो वापस अटक जाएंगे, इसका मतलब कि इसको मैं अगर डी और इसको लेके यू लेके चल रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, समझ आया ना। यहाँ पर वापस इंटीग्रेशन के अंदर ही आएगा ना, इसका इंटीग्रेशन ही तो नहीं आता अपने को, राइट। तो फिर अब उल्टा करके देखते हैं, इसको यू ले ले, इसको भी ले ले, तो फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 का पावर 100 ऐसी, 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 का इंटीग्रेशन 1 का x और एक्स रेज़ टू 50 का 51 बाई 51 माइनस फिर x इसका डिफरेंशिएशन 100 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 का पावर 99 इंटू माइनस 50 एक्स रेज़ टू 49 इंटू ये इंटीग्रेशन में आया होगा, तो आगे वापस अटक जाओगे, फिर करोगे क्या इसका, आपको इंटीग्रेशन तो कहीं करना ही नहीं है, क्वेश्चन के समझ आ रहे, मुझे तो बस I2 I1 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो क्या करें, ये तो नहीं कर सकते, आपने सोचा सही है बट उसमें होगा कुछ नहीं। किसमें फिक्स प्रॉपर्टी, एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स और उसका पावर 50, किसने कर दो 1 माइनस एक्स का पावर 50 और बाइनोमियल क्या होगा, एक्स 50 का पावर, करना पड़ेगा आपको, यूवी ये कंफर्म है, पर कैसे यूज करोगे, 51 और 50 में देख सकते हैं, 51 50 तो थोड़ा सा आइडिया, तो क्या करना चाहिए, ये स्टेप तक ठीक है, बिकॉज ये तो करना ही पड़ता जो हमने किया यहाँ पर, बट अभी यूवी लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो हमें पता चल रहा है, देखिए। तो मैं अभी यूवी नहीं लगा, तो मैं पहले ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, पहले ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 1 के साथ ये जाएगा और 1 के साथ जैसे ही गया तो ये बन गया I1 ये दिया, ठीक है। फिर दूसरा टर्म बना आपके पास एक्स रेज़ टू 50 इंटू ये, जिसमें मैं यूवी लगाने वालों पर इसमें कैसे लगाना है वो आपको सोचना है, कि अभी अगर मैं यूवी लगाता हूं तो कुछ फायदा है, क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, इसको अगर आपने डिफरेंशिएट किया, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, तो पक्की बात है यही आपका यू होने वाला है,
अगर ये u होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 100 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 50 का पावर 99 इंटू माइनस 50 एक्स रेज़ टू पावर 49 एक्स रेज़ टू 49 चाहिए होगा। तो मैं इस x को ब्रेक करूंगा, x इंटू एक्स रेज़ टू 49, ये पूरा मेरे लिए u होगा, सॉरी ये पूरा अपना x इंटू एक्स रेज़ टू 49 को लेंगे, इसको कैंसिल करवाना है ना, ये हमारा कैंसिल होना चाहिए, नहीं ये ठीक है, ये पूरा भी और ये तो होगा क्या, माइनस एक्स यू है, इसको t लूंगा, तो उसके डिफरेंशिएशन से ये कट, फिर क्या बचेगा, t रेज़ टू पावर 100 t रेज़ टू पावर, अच्छा इसका t जब लिया होगा तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या होगा, माइनस 50 इंटू एक्स रेज़ टू 1 माइनस एक्स रेज़ टू 50 मेरे लिए t था, जिसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 50 इंटू एक्स रेज़ टू 49 इक्वल टू dt बाय dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन 50 एक्स रेज़ टू 49, तो एक्स रेज़ टू 49 और एक्स रेज़ टू 49 कैंसल, माइनस 1 बाय 50 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स बाई 50 हो गया, है ना, और यहाँ पर क्या बचा होगा, t रेज़ टू पावर 100 का इंटीग्रेशन t रेज़ टू 101 बाई, अच्छा t रेज़ टू 101 बाई 101 होगा, जब लिमिट लगा होगा ना आपने, तो x को जब 0 रखोगे तो लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, 1 रखोगे तो अपर लिमिट 0 हो जाएगा, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस कर लेता हूँ। अब t रेज़ टू 101 बाई 101, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो 1 बाई 101 बचेगा, ये समझ आए, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन, वापस यही सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस किया होगा तो क्या बचा होगा आपके पास, x का डिफरेंशिएट 1 हो गया होगा, इसका इंटीग्रेशन किया होगा आपने, तो यहाँ पर 50 एक्स रेज़ टू 49 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाई 50 बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा होगा, ये 1 बाई t रेज़ टू 100 बचा होगा ना, और लिमिट आपका 0 to 1, इसको प्लस कर लेता हूँ, ऐसा हुआ होगा, तो यहाँ पर भी ये जो x है उसमें भी तो 0 से 1 रखना पड़ेगा आपको, ये भी तो है, तो लिमिट का इंटीग्रेशन का ही पार्ट ना, इसमें भी x की जगह पर 1 रखा होगा तो ये भी 1 बाई 50 आया होगा, और फिर ये t रेज़ टू 100 का इंटीग्रेशन t रेज़ टू 101 बाई 101, और उसमें आपने रखा होगा 0 से लेके 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 101 इंटू 1 बाई 50, सही है, राइट। अभी ये जो आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन करना बाकी है, अंदर से तो 1 ही बन जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, तो फिर आप देखोगे तो आपके पास I2 फिर कोई कांस्टेंट आता होगा यहाँ पर, तो आपके पास फाइनल I2 और I1 का एक बार पूरा कर लेना, तो करना आपको ऐसे ही ब्रेक है, बट डायरेक्टली यूवी करोगे तो कोई मतलब नहीं। एक बार आगे करो, अभी तक तो इनिशियली तो आप लोगों को 21 तक तो फिर भी ठीक है, इसके 22 के बाद क्वेश्चन, इनफैक्ट एंट्रेंस में फिर वो मेंस हो या एडवांस हो, सबसे टफ जिस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं डेफिनेटली।